हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज आर्टिकल आते हैं उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। आज 6 ऐसी न्यूज़ थी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर कोई रह जाती हो तो उसे हम कल कवर कर लेंगे, लेकिन 6 जो मेजर न्यूज़ थी उनको हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। जो पहली न्यूज़ है उसे समझिए कि विद द रेफरेंस ऑफ मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएट स्टियोटोटिक लीवर डिसीज MASLD। अब ये डिफ़िकल्ट चीज़ देख के आप भाग मत जाना, क्योंकि साइंस एंड टेक में इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं बहुत ही बेसिक भाषा में आपको बताऊंगा। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले मैं एक न्यूज़ बता देता हूँ कि भारत में जो ये रोग है MASLD, बेसिक भाषा में समझिए, तो भारत सहित पूरे विश्व में गंभीर समस्या बनती जा रही है। अब ये रोग किसके संबंध में है? पहली चीज़ जान लीजिए, फैट के संबंध में है। फैट की वजह से, तो फैट सुनते ही आपको लगा होगा मोटापा या तो इसे बेसिकली साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? साइंटिफिक लैंग्वेज फैट, जिसे वसा भी कहते हैं। अब वसा के बारे में कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जाननी। जैसे अगर आप देखें, वसा क्या होती है? वसा एक तरह का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मतलब क्या? एक सघन पोषक है। हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए होता है और जो हमारे शरीर को एनर्जी भी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का निर्माण भी करता है। ये की फैक्ट है, एक से नोट कर लीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करेगा। हार्मोन निर्माण में वसा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। साथ ही जो हम शरीर में विटामिन खाते हैं, विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। मैंने एक दिन आपको बताया था कि कुछ विटामिन फैट में घुलते हैं, तो इन विटामिन को घोलने का भी काम करता है। तो ये तो होता है फैट, जो हमारी बॉडी में फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, इनका रोल होता है। उसी तरह से फैट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन फैट 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का फैट कौन कौन सा होता है? बैड फैट अगर आप कहें, गुड फैट कहें, लेकिन उसे हम कुछ अच्छी लैंग्वेज में बोलेंगे सैचुरेटेड फैट, जिसे कहा जाता है सैचुरेटेड फैट, है ना। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, सैचुरेटेड फैट को क्या एक ऐसा फैट माना जाता है, ये हमारे लिए हृदय रोग का खतरा बनता है। या मतलब अगर हम हमारे लिए ना बैड फैट होता है, ठीक है ना। अगर हम देखें, ज़्यादा हम मक्खन वगैरह खाते हैं, ज़्यादा नारियल का तेल, पाम ऑयल, रेड मीट, इन सब में ये आपको बैड कोलेस्ट्रॉल जिनमें होता है खासतौर पे, उनमें देखने को मिले। कई बार आप गंदा तेल यूज़ करते हैं, रीयूज्ड कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, तो इस सब में क्या होता है? बैड फैट आपको देखने को मिलेगा। ये सैचुरेटेड फैट होता है। चिप्स वगैरह जो आप पैकेट खाते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट, या मतलब पैकेट वाले सारे आइटम में आपको देखने को लगभग मिलेगा। वहीं अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, जिसे हेल्दी फैट माना जाता है। उसमें अगर आप देखेंगे ना, तो मोनोसैचुरेटेड फैट भी इसे बोला जाता है, या मूफा भी इसे कहा जाता है। अब ये क्या करता है? ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे मूंगफली का तेल अगर खाएं, एवोकाडो खाएं, बादाम का तेल खाएं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हेल्दी फैट होते हैं उसमें 2 कैटेगरी की होती है। तो हेल्दी फैट में 2 कैटेगरी कौन कौन सी होती है? एक तो होता है मोनोसैचुरेटेड फैट, मतलब कि जो जल्दी घुल जाए। दूसरा होता है पॉलीसैचुरेटेड फैट, ठीक है ना, जिसमें बॉडी में सूजन कम होता है। वो हार्ट वगैरह के लिए भी अच्छा होता है। जैसे जो मछली लोग खाते हैं, या ओमेगा 6 जो फैटी एसिड होता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठीक। तो ये फैट, गुड फैट और बैड फैट के बारे में जाना आपने, ठीक। फैट के बारे में जानिए। अभी क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएट स्टियोटोइक लीवर डिसीज हो रहा है। एक मूक रोग है, साइलेंट रोग की तरह है, जो शुरू में तो उसके लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन बाद में लीवर से जुड़ा हुआ ये रोग देखा जा रहा है। लीवर को हमारे क्या करता है? लीवर में जो हमारे बहुत टाइम तक खराब फैट जमा रहता है ना, या अगर हम बात करें नॉन अल्कोहलिक फैट जमा रहता है, उसकी वजह से क्या होता है? बॉडी में ये रोग होता है, ठीक। और ये मेटाबॉलिक रोग है, मतलब मोटापे की भी समस्या देखने को मिलेगी, डायबिटीज़ की, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखने को मिलेगी। अब ये पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अब इसकी भी 2 कैटेगरी है। एक नॉर्मल कैटेगरी है, जिससे क्या कहा जाता है? हेप्टिक स्टियोटोइड्स, जिसमें फैटी लीवर होता है। और दूसरी कैटेगरी है हाईएस्ट कैटेगरी, जिसे मैश बोला जाता है, MASH। मैश मतलब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएट स्टियोहेपेटाइटिस। मतलब इतना बड़ा आपको नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है ये रोग किससे संबंधित है? फैट से संबंधित है। लीवर को डैमेज करता है, पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। फिर फैट क्या है, सैचुरेटेड फैट क्या है, अनसैचुरेटेड फैट क्या है, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। MASLD is chronic liver condition caused by excessive fat accumulated in the liver, was earlier known as
नेफेड मतलब कि एक ऐसा लॉन्ग टाइम ये लीवर में होने वाला रोग है जो लंबे समय तक फैट बॉडी में रहने से होता है। ये बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। लंबे समय तक अगर बॉडी में आपको फैट पड़ा रहता है तो इस वजह से ये रोग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ये भी आपने देख लिया। दूसरा हम देखें कि MASLD जो प्राइमरी कॉज बाई एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, वायरल हेपेटाइटिस। MASLD मुख्य रूप से अत्यधिक शराब सेवन से। अब देखिए मैंने आपको बताया कि नॉन अल्कोहलिक फैट है, इसीलिए पहले इसे क्या बोला जाता था, NAFLD बोला जाता है, नॉन अल्कोहलिक फैट है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, ये इसका एलिमिनेट हो जाएगा, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। फिर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, द सीवियर फॉर्म MASLD टर्म मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएट स्टोफाइसिस, तो इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, ये आपके लिए बोला जा रहा है कि आप इसका फुल फॉर्म भी आपको पता रहे। तीसरा स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। 1-3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब अगर आपने देखा किस तरह से कि जो टॉपिक है उसके बारे में जानने के लिए आपको इसका स्टैटिक एनालिसिस जरूरी रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा या अलग से वीडियो भी बना दूंगा अगर ज़रूरत पड़ती है। तो जिस भी टॉपिक में आपको लगे कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसमें आप कोई बड़ा वीडियो बनाएं, उसमें हम बड़े वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ये भी थोड़ा साइंटिफिक है, फिर थोड़ा ईजी हो जाएगा मामला। With the reference of metadone, गोरफेडाई, मेटाडोन, रीमाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाल ही में भारत में 2 आंट फ्लाइज खोजा गया, चींटी की मक्खियाँ, मतलब चींटी मक्खियाँ खोजा गया, रेयर स्पीसीज हैं, जिसे मेटाडोन गोरफेडाई और मेटाडोन रिमेरी भी कहा जाता है। अगर आपको नाम याद है ना, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी अब डिटेल में इतना ज़्यादा इस जीव जंतु के नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट खाली पढ़ेंगे थोड़ा समझेंगे। अब देखिए, they are newly discovered species of anti flies belong to the माइक्रोडेंटाई सब फैमिली, माइक्रोडेंटाई फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है, ये बात यहाँ पे। दूसरा, देयर लार्वास एग्जिबिट मिरेकोफिलिस बाय लिविंग इनसाइड आंट्स नेस्ट एंड फीडिंग ऑन आंट ब्रूड्स। इसके लार्वा मिमेरकोफिली प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये चींटी के घोंसले के भीतर रहते हैं, ठीक है। देखिए डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्या, क्योंकि हम पढ़ ले रहे हैं, पढ़ इस ले रहे हैं क्योंकि अगर ये भी आपसे नाम पूछा गया तो आपको ये पता होना चाहिए भाई हमने तो इतने स्टेटमेंट पढ़े थे, तो आपको ये आसानी से करेक्शन हो जाएगा। तीसरा, बोथ स्पीसीज वर डिस्कवर फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन ईस्टर्न हिमालय। पूर्वी हिमालय में जो दोनों स्पीसीज हैं इनको खोजा गया है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है ना। इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। अब अगर हम देखें तो दोनों की खोज कहाँ पे हुई, तो जो गॉर्फोडाई की जिसकी बात की जा रही है, जी जिसकी बात की जा रही है, इसकी खोज हुई है दिल्ली के नॉर्थ रिच रीजन में, मतलब इसकी खोज कहाँ पे हुई, दिल्ली के आसपास हुई है, ठीक है ना। और जो रिमाई है ना, रिमाई, इसकी खोज हुई वेस्टर्न घाट्स में। तो ये बोला जा रहा है कि ईस्टर्न हिमालय में हुई नहीं। दो चीज़ तो आपने समझ ही ली, एक तो मेटाडो गोफोडाई चींटी की प्रजाति है, दिल्ली के पास खोजी गई है, और रिमारी ये वेस्टर्न घाट्स में खोजी गई है, ठीक है। चींटी के घोंसले में रहते हैं और ये आंट के ब्रूड्स को खाते हैं, चींटी के जो शावक होते हैं उनको ये खाते हैं, ठीक है। और रेयर स्पीसीज है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द हिंदू में आया था इसलिए हमने यहाँ पर इसको देख लिया, ठीक है, तो हिंदू में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अटल पेंशन योजना को विद द रेफरेंस ऑफ अटल पेंशन योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट है कि हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है, उसने क्या किया, अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रहेगा, ऐसा इन्होंने घोषणा कर दी है, ठीक। अब देखिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। इस योजना का पर्पज ये था कि जो भी रिटायरमेंट होते हैं उनकी जो स्वैच्छिक है, वॉलेंट्री जो उनकी सेविंग है उसको बढ़ाया जाए, है ना। मतलब क्या कि जो सेविंग कर रहे हैं वो वॉलेंट्री और ज़्यादा करने लगे, ठीक। अब यह जो योजना होती है, ये योजना में अगर हम बात करें तो टारगेटेड ग्रुप कौन सा था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें टारगेटेड ग्रुप था। आपको पता है कि भारत में 1 से 2% ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे लोगों को पेंशन मिलती है, PF मिलता है। ज़्यादातर चीज़ें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन वगैरह का प्रावधान लाया जाए, इसलिए इस स्कीम को लाया गया था। और इसमें बोला गया था कि 18 वर्ष से लेकर जो भी 40 वर्ष तक के लोग हैं इसमें क्या कर सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया, 1 से 5 हज़ार रुपये आप बैंक में जमा करते रहिए इस 60 वर्षों तक, उसके बाद आपको क्या पेंशन मिलने लगेगी आपकी जो जमा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये इस योजना का बेसिक पर्पस था, ठीक। 60 वर्ष की आयु में आपकी पूरी तरह से पेंशन शुरू हो जाएगी, आपके मरते दम तक आपको पेंशन मिलती रहेगी, ये योजना का पर्पस था, और ये योजना काफ़ी अच्छी भी है। अब स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं, इट इन्वॉल्व पेंशन स्कीम प्राइमरली टारगेट एट वर्कर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये बात करेक्ट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ये टारगेट करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, सब्सक्राइब आर गारंटीड एट ए फिक्स मंथली पेंशन रेंज 1000
से 5,000, इसमें 1,000 से 5,000 तक निश्चित पेंशन भी उनको मिलेगी, यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, इनकम टैक्स पेई इंडिविजुअल आर एलिजिबल इनरोल इन API आफ्टर अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 के बाद जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, है ना, वो क्या हो, नामांकन के पात्र हो जाएंगे? नहीं नहीं, वो नामांकन के पात्र नहीं होंगे। ये बात यहाँ पे अक्टूबर 2022 में क्लियर की गई थी, ठीक है। अब जिसमें पेंशन किसको कितना मिलेगी ये डिपेंड करेगा कि आप कितना मंथली पैसा कटवाते हैं, उस हिसाब से सरकार क्या करेगी, पेंशन आपको देगी। लेकिन 1,000 रुपये कम से कम होना चाहिए, 1,000 रुपये कम से कम मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक और तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन किसके बारे में है? अगला क्वेश्चन है विद द रेफरेंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सिडबी के बारे में। और सिडबी के बारे में क्यों न्यूज है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। देखिए सिडबी को लेकर न्यूज क्या है आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने कहा कि सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी हम हेल्प देंगे, 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी हेल्प देंगे। अब आपने सिडबी के बारे में सुना होगा, सिडबी को बनाया गया था खासतौर पे 2 अप्रैल 2/4/1990 को, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ था? लखनऊ में था, LUCKNOW, लखनऊ में था। इसका पर्पज़ क्या था? जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए लोन देना। प्रारंभ में अगर हम बात करें तो एक संस्था हुआ करती थी IDBI बैंक, पूरी तरह से उसकी ऑटोनॉमी थी और उसकी ये सहायक संस्था के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में सन 2000 की बात है, इसे IDBI ये से अलग कर दिया जाता है और इसे कम्प्लीटली MSMEs के लिए खासतौर पे प्रमोशन हो, उनकी फाइनेंसिंग हो, उनकी डेवलपमेंट हो, उसके जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर में हेल्प करने के लिए इसको लगाया जाता है। अब बैंकों को, NBFC को ये क्या करता है? रीफाइनेंस भी करता है। मान के चलिए कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, फिर चाहे बैंक्स हैं, उनको इस सेक्टर के संबंध में लोन दें तो रीफाइनेंस की सुविधा भी देता है, ठीक है। साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए भी इसका योगदान यहाँ पर देखा जाता है। तो ये तो बात हो गई सिडबी के बारे में। अभी स्टेटमेंट कुछ और भी हैं, देख लेते हैं। सिडबी वॉज एस्टेब्लिश एज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ IDBI, जो IDBI उसकी सब्सिडरी के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था। सिडबी फंक्शन एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ MSME। सिडबी MSME के विकास संदर्भ के लिए कार्य करता है, ये बात तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तीसरा है सिडबी हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में सिडबी का हेडक्वार्टर नहीं है, न्यू दिल्ली में नहीं, कहाँ पे है? लखनऊ में। हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो 1 डे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो गया और इसके लिए भी प्रिपेयर हो गया। लखनऊ कहाँ पे है तो पता ही होगा, आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। क्या न्यूज़ थी कि वन विभाग ने बताया, अभी उसने सेंसस किया, उन्होंने बताया पिछले साल की तुलना में आने वाले जो प्रवासी माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, प्रवासी पक्षी हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज, उनकी संख्या बढ़ी है पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, ठीक। तो इसका मतलब क्या? भारत जो हमारा है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट माना जाता है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में एशिया के बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, जैसे भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन, कुछ पाकिस्तान के एरिया। तो यहाँ पक्षी नॉर्थ से साउथ की तरफ पलायन करते हैं, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं। तो भितरकनिका उनका एक बेहतरीन अड्डा हुआ करता है, उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। और भितरकनिका अगर हम देखें ना, क्रोकोडाइल के लिए भी बहुत पॉपुलर है ना, क्रोकोडाइल के लिए पॉपुलर है। साथ ही अगर हम देखें ये है कहाँ पे? उड़ीसा में ये स्थित है। अब अगर हम देखें तो ये एक तरह का मैंग्रोव एरिया है, दलदल एरिया है। देखिए हर दलदल एरिया मैंग्रोव नहीं होता, लेकिन क्योंकि जो नेचुरली रिच होते हैं या अगर हम बात करें नदियों की सहायता से बनते हैं, तो ऐसे एरिया को मैंग्रोव भी डिक्लेयर किया जाता है, मैंग्रोव बोला जाता है। अब ये जो उद्यान है ये ब्राह्मणी नदी है जो मगरमच्छ के लिए बहुत फेमस है, वैतरणी नदी है, इसके अलावा धामरा नदी है, इनके डेल्टा पर ये क्या है? बनता है। इस क्षेत्र में क्रीक, बैक वाटर, एस्चुरी, डेल्टा वाला रीजन यहाँ पे देखा जाता है। अब यहाँ पर ये आपको गहीर माथा बीच भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे ऑलिव रिडले जो कछुए होते हैं उनका जो कहते हैं ना मिल्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो यहाँ पे उनका जनसंख्या वृद्धि का और जनसंख्या की जो ग्रोथ का सबसे बड़ा एरिया यहाँ पे माना जाता है, किसके लिए? ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसे रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया है। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था ईरान में। पर्पज़ ये था कि मैंग्रोव एरिया को जो खास तौर पर जिनमें समस्या आ रही है, जो डिग्रेड कर रहे हैं, उनको सेफ यहाँ पे रखा जाएगा, उनको उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। तो इसे ये भी डिक्लेयर किया गया मैंग्रोव भी, ठीक है। सॉरी रामसर साइट भी। ऑप्शन क्या है? इट इज़ लाइट इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम आफ्टर द सुंदरबन। ये सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव परितंत्र है, ठीक है। दूसरा, इट इज़ लोकेटेड ऑन द डेल्टा फॉर्म बाय द ब्राह्मणी वैतरणी धामरा। ब्राह्मणा वैतरणी धामरा में इसका डेल्टा है।
तीसरा, इट होस्ट द लार्जेस्ट नेस्टिंग लेदर बैक ऑफ टर्टल्स, ये कछुओं का सबसे बड़ा घोंसला निर्माण है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किसके बारे में अगर हम देखेंगे तो हाल में जो केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय है उन्होंने जो हिली एरियाज है, हिमालयी एरिया में, उसमें स्टील स्लैग से रोड बनाने की बात की। किससे? स्टील स्लैग से क्या बनाई जाएगी? रोड बनाई जाएगी। ठीक है ना। अब स्टील स्लैग बेसिकली अगर आप देखोगे तो बाई प्रोडक्ट होता है इंडस्ट्रीज़ का, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज या एल्यूमिनियम सिलिकेट्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं। ठंडा करके इसे अलग अलग आकार दिया जाता है। ठीक, अब स्लीग का उपयोग भी किस लिए होता है? जैसे अगर कहीं पे जो डंपिंग साइट है उसमें जो धातुएं हैं, मेटल्स है, उसका रिसाव पानी में ना हो, है ना, तो इस तरह इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे रोड बनाने में इसका इस्तेमाल किए जाने की बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टील स्लैग इज इंडस्ट्री बाई प्रोडक्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग। स्टील स्लैग इस्पात निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले का उद्योग उप उत्पाद है। करेक्ट है। दूसरा, ड्यू टू इट्स केमिकल कंपोजिशन स्टील स्लैग कैन हेल्प इमोबाइल हैवी मेटल्स इन पोल्यूटेड वाटर। इसकी रासायनिक संरचना के कारण स्टील स्लैग प्रदूषित जल में भारी धातुओं को इमोबलाइज करने में सहायता करता है। इमोबलाइज करने में सहायता करता है भारी धातुओं को। ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट की स्टील स्लैग लो क्रशिंग स्ट्रेंथ लिमिटेड इट्स यूज ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। इसकी शक्ति कम होती है, इससे सड़क निर्माण में इसका उपयोग सीमित नहीं। इसकी शक्ति बेहतरीन है सड़क निर्माण के लिए। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर हूँ और इस वजह से थोड़ा सा डिस्कशन का टाइम हो सकता है ऊपर नीचे हो, है ना।